afternoon, students. So I am going to start the second chapter, freedom. फ्रीडम बता सकते हैं फ्रीडम मतलब फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, ये नहीं, मीनिंग नहीं. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम क्या होती है? कोई भी अगर बताए तो अपने मन से, मतलब कुछ भी बोलिए. मैम, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी. हाँ, मैंने वही कहा, मीनिंग मैम, नहीं. जिसमें जैसे कि हमारे राइट के लिए हमें आजादी हो, हम कोई भी काम करें अपना, उसके लिए आजादी हो, हमारे डिसीजन पे हमारी आजादी हो, कोई भी हमको जज नहीं कर सकता. हमें हर चीज की फ्रीडम है. हाँ, फ्रीडम मतलब कि हम जो चाहे वो कर सके, जो चाहे वो बोल सके. लेकिन देखो, फ्रीडम में भी बहुत सारी, एक होता है नेगेटिव फ्रीडम, एक होता है पॉजिटिव फ्रीडम. नेगेटिव तो ये कि जैसे फ्रीडम का मतलब हम तो ये कि मेरा मन कर रहा है मैं सामने वाले के थप्पड़ मारूं, मुझे आज़ादी है. तो क्या ये सही है क्या? इसके लिए आज़ाद थोड़े ना हो कि तुम किसी दूसरे को हार्म पहुंचाए बिना अपनी फ्रीडम को इंजॉय करना. दैट इज द रियल फ्रीडम. अब यहाँ पे हम दो स्टोरीज आएंगी. नेल्सन मंडेला, आपने कभी सुना है नेल्सन मंडेला? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो, यस मैम. है ना, उनकी स्टोरी है. तो उनकी स्टोरी से रिलेट करना. एक फ्रीडम आएगा बाद में कि फ्रीडम एक्चुअली, एक तो फ्रीडम वो था कि जिसके लिए नेशनलिस्ट ने बहुत स्ट्रगल किया, है ना, उस वो था. एक फ्रीडम वो होती है कि जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए, हम तो फ्री हैं, हम इंडिपेंडेंट, इंडिया के इंडिपेंडेंट सिटीजन से हम कुछ भी कर सकते हैं. आगे आएगा, एग्जांपल्स तभी दूंगी. तो पहले अपन चैप्टर क्लियर है ना, विजिबल है? यस मैम. हाँ, ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज व्हिच हैव बीन डोमिनेटेड. अगर ह्यूमन हिस्ट्री हम उठा के देखें या ह्यूमन हिस्ट्री हम पढ़ें तो उसमें बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोमिनेटेड हुए हैं, है ना, जिनको डोमिनेट किया गया है. और एंस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाए गए हैं. और एक्सप्लॉइटेड, जो एक्सप्लॉइट हुए हैं, किसी समवन एक्सप्लॉइटेड बाय द समवन एल्स, किसी और के द्वारा एक्सप्लॉइट के, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे वो ट्राइब हो, कुछ भी हो, बाय मोर पावरफुल ग्रुप. जो पावरफुल ग्रुप क्या करता है, जो भी पावरफुल ग्रुप है, वो जो मेजोरिटी के जो पावरफुल ग्रुप है वो माइनॉरिटीज पे क्या करता है, डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है. डोमिनेशन मतलब, डोमिनेशन तो समझते हो ना, है ना, जबरदस्ती किसी को अंडर कंट्रोल करना. तो ये कोशिश शुरू से करता है. आज भी देखोगे आप, घर में ही देख लीजिए, ज्यादा कहीं मत जाइए. जो तमीजदार तहजीब वाले बच्चे होंगे, जो ज्यादा नहीं बोलते, उनको बड़े, वो तो खैर बहुत छोटा सा ही ये सब चलता रहता है बहन भाइयों में. लेकिन एक होता होगा कि जो बहन कुछ नहीं बोल रही, छोटे बहन भाई कुछ नहीं बोल रहे, बड़े वाले डोमिनेट करने की. जा तू छोटी है ना, जा ये लेके आ, जा तू छोटा है ना, ये लेके आ. होता है ना घर में, सारे घरों में ऐसा होता है. मेरे साथ भी बहुत होता था. यस मैम. तुम छोटी हो, तुम ना नहीं बोलोगी. अब ये तो एक तरह से हो गया ना कि मतलब छोटी तो कुछ भी फायदा उठा रहे हैं. खैर ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है. लेकिन मैं बड़ी बड़ी बात कर रही हूँ कि बहुत लोगों को एनस्लेव किया जाता है. ऐसे जो मेजोरिटी है या ऐसी कम्युनिटी है जो पावरफुल ग्रुप है, एनस्लेव्ड होते हैं कुछ लोग, कुछ एक्सप्लॉइटेड होते हैं, कुछ डोमिनेटेड होते हैं. But it also provides us with inspiring example of heroic struggle against such domination. अब हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हीरोइक स्ट्रगल के पढ़ेंगे इसमें कि ऐसी डोमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने कैसे आवाज उठाई, कैसे प्रोटेस्ट किया. What is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? फ्रीडम, ये फ्रीडम कैसी फ्रीडम है कि लोग अपनी जीवन तक, मतलब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवन तक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं. ऐसी क्या फ्रीडम है वो? ऐसी कौन सी फ्रीडम है? फ्रीडम ऐसी क्या होती है कि लोग मतलब खुद की जिंदगी दांव पे लगा के मरने को तैयार है. ठीक है, ये स्टोरीज के थ्रू अपन पढ़ेंगे. In its essence, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives, destinies, and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities.
भाई फ्रीडम क्या होती है, अगर हम इसको एज एसेंस देखा जाए, इसको अगर समराइज करके देखा जाए तो स्ट्रगल होता है, फ्रीडम स्ट्रगल रिप्रेजेंट करता है लोगों की डिजायर्स को, एस्पिरेशंस को, है ना, कि वो किसी अपने जैसा भी वो रहना चाह रहा है, अब खुद का कंट्रोल हो, कि किसी वो कहे कि तू ये पहन, वो कहे ये कर, तो वो नहीं होना चाहिए, खुद के लाइफ पे खुद का कंट्रोल हो, और जो भी वो एक्टिविटी करे, जो भी अपॉर्चुनिटी उसको मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज रख सके अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, और एक्टिविटी जैसे अब आप है ह्यूमैनिटीज आपने अपने मन से लिया है, अगर आपको कोई थोप देता नहीं लक्ष्मी तुम मैथ साइंस लोगी, या कोई भी किसी को भी, तो ये तो एक तरह से आपकी राइट्स के अगेंस्ट हो जाता ना, क्यों लूंगी, जब मेरे इस इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में, मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में, तो मैं क्यों मैथ्स लूँ, ये तो एक इम्पोजिशन वाली बात हो गई, भाई मुझे आपका सेट गोल है, आपको क्या करना है, तो इस गोल से मैं क्यों हटूं, तो ये तो एक तरह से गलत हो जाएगा ना, जबरदस्ती वाली चीज हो जाएगी, तो ये एक बस इसमें क्या है फ्रीडम में, कि हम अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सके, हमारे खुद के गोल्स हो, हमको सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकें फ्रीली, हमें चॉइसेस मिले कि जो भी एक्टिविटी हम करें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करें, तो दिस इज द फ्रीडम, इसको फ्रीडम कहते हैं। आज हमें महसूस नहीं हो रही है, जब ब्रिटिशर्स के जब कितने नेशनल लीडर्स हुए हैं जो जिन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, कितने स्ट्रगल किए हैं, आज हम खुली आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें महसूस नहीं होता, पर फिर भी कहीं ना कहीं घर में आप बहुत फील करोगे कि काश ऐसी फ्रीडम और मिल जाए, काश ऐसी फ्रीडम और मिल जाए, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल खुल के। Not just individual but societies also value their independence and wish to protect their culture and future. तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स सोसाइटी में है ना, इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनकी कल्चर फ्यूचर में प्रिजर्व रहे, सेफ रहे, है ना, सबका मन होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कस्टम है, वो प्रिजर्व रहे, कोई वायलेशन ना हो उसमें। However, given the diverse interest and ambition of people, any form of social living requires some rules and regulations. हालांकि जो डाइवर्स इंटरेस्ट है, अब सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, हर कम्युनिटी का, हर सोसाइटी में सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, सबकी एम्बिशन भी अलग अलग है, महत्वाकांक्षाएं अलग अलग है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो सबकी एस्पिरेशन, सबकी एम्बिशंस अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग है ना, किसी भी सोशल लिविंग रिक्वायरमेंट जो, पर ऐसी स्थिति में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूरी है। जानवर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, क्या हम भी जानवरों की तरह हो जाए, कुछ नहीं, सुबह से उठा खाया, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी फ्रीडम पे एक लिमिट तक इम्पोज या रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। These rules may require some constraint to be imposed on the freedom of individual, but it is recognized that such constraint may also free us from insecurity and provide us with a condition in which we can develop ourselves. देखो बहुत important है, constraint होता है restrictions, restrictions मतलब जबरदस्ती किसी को restrict करना, तो कॉन्स्टेंट लिख लेना, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कॉन्स्टेंट बहुत जरूरी है इम्पोज करना इंडिविजुअल की फ्रीडम में, लेकिन उतना ही इम्पोज करना कि उसकी जो पहचान है ना, वो इनसिक्योर फील ना करे, सिक्योरिटी उसकी स्नैच ना हो, है ना, और कंडीशंस ऐसी ना हो जिसमें कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप ही ना कर पाए। तो ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो कि जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको लगे कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं लड़की हूँ तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मैं लड़की हूँ तो वहाँ नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी आपको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, और ऐसे कॉन्स्टेंट हो जिसमें सारी कंडीशंस हो, आप सेफ्टी भी फील से मतलब सिक्योर भी फील करो, आपकी लाइफ भी अपने अकॉर्डिंग चले, और है ना आप खुद को डेवलप कर सको, खुद को और ज़्यादा ग्रो कर सको। In political theory, much of the discussion regarding freedom has therefore focused on trying to evolve principle by which we can distinguish between socially necessary constraint and other restrictions.
अब पॉलिटिकल थ्योरी में हम इसमें फ्रीडम में बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रीडम को दो भागों में बांट दिया है, एक नेगेटिव लिबर्टी, एक पॉजिटिव लिबर्टी, अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी में ये डिस्कशन के बाद फ्रीडम की क्या होती है, उन्होंने कोशिश की है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, है ना, सोशली, जैसे सोशली नेसेसरी कॉन्स्टेंट है, समाज में क्या रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आपको लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है ना, आप तेज चला ले, तो तेज वॉल्यूम में चला लिया आपने। अब पड़ोसी के लिए तो सर दर्द है, आप अपना इंटरेस्ट, मैं तो आजाद हूँ, मैं तो गाना कोई भी सुन सकता हूँ, अपने घर में ही तो चला रहा हूँ। अरे तो पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो वो गलत है या नहीं? आप गाना सुनो, उसी वॉल्यूम में सुनो, नाचो कूदो, कुछ भी करो, पर पड़ोसी का तो सोचो, पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे सेंटर्स हैं, मैरिज होम जिसे कहते हैं ना, बैंकेट सेंटर्स, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि 10 बजे के बाद आप कोई भी म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम्हारे यहाँ एक दिन का फंक्शन है, तुम तो खूब मस्ती कर रहे हो रात भर, उसके लिए तो रोज फंक्शंस होते हैं, क्योंकि उसका घर बेचारे का आसपास है, तो कितना नॉइज पोल्यूशन होता है। तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कॉन्स्टेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना भाई, अपनी आजादी के होनी लिए। चाहिए। हाँ, अपनी आजादी के लिए दूसरे की आजादी को थोड़ी ना डिस्टर्ब करेंगे, अपनी लिबर्टी के लिए दूसरे की लिबर्टी को थोड़ी ना डिस्टर्ब करेंगे। दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाए बगैर अपनी आजादी को खूब इंजॉय करो। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। पर अब मैं तो इसमें खुश हूँ कि मैं 2 थप्पड़ मारूं, मेरा मन कर रहा है मैं 2 थप्पड़ मारूं किसी को, मेरे को आज़ादी है, मैं तो आज़ाद हिंदुस्तान की सिटीजन हूँ। तो ये गलत है ना, आप दूसरों को तो नुकसान कर रहे हो ना, हर्ट कर रहे हो ना। मैं गाली दूँ, मेरे कुछ भी बोल सकते हो, फ्रीडम कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मैं कुछ भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मुझे गाली देने का मन कर रहा है। विदाउट हर्टिंग एनी अदर यू कैन एंजॉय योर राइट। केवल आप अपने राइट उस कंडीशन में एंजॉय करो कि दूसरे का कोई नुकसान ना हो, करो ना, खूब खूब मिले हुए। तो यही है, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी में, इसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है कि सोशली नेसेसरी कांस्टेंट कौन से हैं और दूसरे रिस्ट्रिक्शंस कौन से हैं। There has also been debate about the possible limitations on freedom which may result from the social and economic structure of a society. इसलिए बहुत पॉसिबल डिबेट होती है लिमिटेशंस फ्रीडम पे, कि कितनी लिमिटेशंस होनी चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोसाइटी के अकॉर्डिंग लिमिटेशंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आउट ऑफ सोशली हम जाके कुछ कर रहे हैं। भाई मैं तो सोशली आपके समाज में कैसे कपड़ा पहनना पसंद है, आपको हो सकता है कि बहुत मिनी शॉर्ट्स में जाना पसंद हो, है ना, लड़कों को बिल्कुल बनियान में ही वो तो चाहता है बाहर निकल जाए। लेकिन आपको सोशल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, उसमें ये सब पॉसिबल है या नहीं है। तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ थोड़ा सा कॉन्स्टेंट ज़रूरी हो जाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी हो जाते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप क्या समझ पाओगे, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। आपको समझ आ जाएगी कि इंडिविजुअल्स की फ्रीडम क्या होती है और सोसाइटीज की फ्रीडम क्या होती है। इंडिविजुअल अपने आप को सोसाइटी से डिटैच नहीं कर सकता, सोसाइटी में रह के ही इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को इंजॉय करेंगे। चैप्टर में पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। मैंने बताया था नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, ये आप समझ पाओगे कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है। अगर आपको मैं पूछूं तो आप शायद आप बता भी नहीं पाओगे नेगेटिव लिबर्टी क्या है ना। तो ये डायमेंशंस हम किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल वही होता है कि दूसरों को बिना हार्म पहुंचाए अपने राइट्स को इंजॉय करना। ये बहुत क्लियर है, ये थिंकर ने जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द आइडियल ऑफ फ्रीडम, कि फ्रीडम के जो आइडियल्स रहे, जो जिन्होंने पूरा लाइफ अपना सेक्रीफाइस कर दिया, सोचो फायदा उनको क्या हुआ। उन्होंने तो अपना पूरा जवानी अपना पूरा उस पर लगा दिया फ्रीडम के, उसमें किसको फायदा हुआ, कमिंग जनरेशन्स को, बाकी के लोगों को उन्होंने तो लगा दिया। इतना स्ट्रगल क्यों,
इतना फाइट किया, तो उन्हीं की स्टोरी से रिलेटेड है। अपन देखते हैं कौन कौन से वो आइडियल्स थे, कौन कौन से ऐसे नोबल्स थे। Before we set out to answer these questions, let us stop for a moment and consider this. इन क्वेश्चंस जो ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए थे उनको आंसर सेट आउट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को कंसीडर करना ज़रूरी है। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो मैं क्वेश्चंस लिखा ही देती हूँ पर इसको अंडरलाइन कर लो। ऑटोबायोग्राफी जो ग्रेटेस्ट पर्सन रहा है 20th सेंचुरी का, वो रहे हैं नेल्सन मंडेला, है ना। इस टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी जो बुक का नाम है जिसमें ऑटोबायोग्राफी, वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। In this book he talks about the personal struggle against the apartheid regime in South Africa. इस बुक में उन्होंने बात की है पर्सनल स्ट्रगल की, जो किसके अगेंस्ट थी? अपार्थेड रेजिमी। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड समझते हो? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरे में भेद, उसके अगेंस्ट मतलब पर्सनल स्ट्रगल के बारे में इसमें बताया गया है। अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल ऑफ सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द वाइट रेजिमी, अबाउट द लिमिटेड ह्यूमिलिटेशंस, हार्डशिप्स, पुलिस ब्रूटलिटीज सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपको पहले भी मैंने बताया कि ब्लैक पीपल्स के मतलब कितना गंदा बिहेवियर रहता था, कितना ब्रूटल, पुलिस भी उनको ब्रूटली मतलब पनिश करती थी, कितना ह्यूमिलिएट करते थे, कितनी हार्डशिप्स थी। क्या आपको आइडिया है साउथ अफ्रीका में? है ना। तो अपनी बुक में जो ऑटोबायोग्राफी है उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोगों ने कैसे जो सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज थी वाइट रेजिमी की, जो वाइट लोगों की जो पॉलिसी थी उसमें कितने ह्यूमिलिएशंस थे, कितनी हार्डशिप्स थी ब्लैक लोगों के लिए, कितनी पुलिस ब्रूटलिटीज थी, कितनी पुलिस ने बेदर्दी से लोगों को बिहेव किया, और बेसिकली किसको किया? साउथ अफ्रीका के ब्लैक को, काले लोगों को। These raised from being bundled into township and being denied easy movement about the country to being denied a free choice of whom to marry. अब इसको किसने रेंज मतलब इनको कैसे बाउंड कर दिया था कि ये अपने ही टाउनशिप में रहे, इजी मूवमेंट नहीं था, आप आसानी से नहीं, गोरा जा रहा है तो आप अपने मूवमेंट को वहीं रोक दो, गोरा खाना खा रहा है तो पहले गोरे को खाना खाने दो फिर जाओ। तो ये कितना मतलब कितना रिस्ट्रिक्शंस था, कितना रेज्ड कर दिया था ये। और इवन शादी का फैसला तो ऐसा होता है ना कि कम से कम मन से करें, वहाँ पे भी आपकी चॉइस नहीं थी कि whom to marry, आप किसके साथ आपको मैरिज करनी है। कलेक्टिवली such measures constituted a body of constraint imposed by the apartheid regime and discriminated between citizens based on their race. अगर हम देखें तो ये सच मेजर जो कॉन्स्टिट्यूट थे, जो कॉन्स्टेंट इम्पोज किए गए थे बाय द अपार्थेड रेजिमी, जो अपार्थेड रेजिमी के द्वारा, उसमें साफ था कि डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक। लोग काले और गोरों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, रेशियल बेसिस पे, है ना, रेशियल बेसिस होता है ये रंग भेद की नीति जो भी कहते हैं। फॉर मंडेला एंड हिज कलीग्स इट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्ट कॉन्स्टेंट। मंडेला और उनके जो साथी थे, कलीग्स थे, उन्होंने स्ट्रगल किया इस अनजस्ट के अगेंस्ट। जो भी अनजस्ट था, अनजस्ट क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, इसके अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल किया, प्रोटेस्ट किया इस कॉन्स्टेंट के अगेंस्ट। द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स ऑफ टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये स्ट्रगल था ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने का। ऑब्स्टिकल्स क्या होती है? बाधाएं, इम्पेडिमेंट्स जो लगाते हैं ना, जिसमें इम्पेडिमेंट समझ आएंगे, हाँ, कि लोगों की साउथ अफ्रीका के लोगों की फ्रीडम में कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए मंडेला और उनके कलीग ने स्ट्रगल किया। ठीक है, नॉट जस्ट द ब्लैक और द कलर्ड बट ऑल्सो द वाइट पीपल। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ काले के लिए कहा, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टेंट अगर कहीं भी गलत है तो गलत है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ब्लैक हो। That was the long walk to freedom। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी थी
मंडेला की, ये उसमें मेंशन्ड है ना, समझ आया। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 years ऑफ हिज लाइफ इन जेल। इसके लिए आपको पता है मंडेला ने अपने 28 years लाइफ के 28 years लाइफ के जेल में बिता दिए। 28 years बहुत होता है। When he was youth, जब ये यूथ था, लोग कहाँ घूमते हैं, इधर घूमते हैं। आपको 2 दिन कमरे में बंद कर दो, आप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना। 28 साल इन जेल में एक कमरे में बंद रहे। ऑफन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और जो कन्फाइनमेंट थी वो अकेला, कन्फाइनमेंट होता है जेल में बंद करना, सॉलिटरी मतलब अकेले, अकेले ये रूम में बंद रहे 28 साल। इमेजिन व्हाट इट मीन्स टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडियल, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friends, of playing one's favorite game। मतलब सोचो किस चीज से वंचित रहे मंडेला। मतलब एक यूथ जो एक मतलब कितना प्लेजर्स अपनी यूथ में, कितने प्लेजर्स मतलब कितने आनंद करता है, कितने फन लेता है ना। अपने फ्रेंड से बात करना, फेवरेट गेम खेलना। अब आप क्या करते हो, जब भी आप फील करते हो तो अपने फ्रेंड को बात करते हो। कई बच्चे लड़के लोग तो खेलते भी होंगे, वीडियो गेम खेलते हो, पबजी, हाँ वीडियो गेम खेलना। मंडेला को क्या पसंद थी, बॉक्सिंग पसंद थी। सोचो उसको, उसका पैशन था, मंडेला का पैशन था बॉक्सिंग। और फेवरेट क्लोथ पहनना। आप बोर हो जाते हो, 4-5 दिन में घर में रह रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, पर फिर भी कह देते हो नहीं कपड़े खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, कौन देख रहा है तुम्हें, लेकिन फिर भी चॉइस होती है। लिसनिंग ऑफ वंस फेवरेट म्यूजिक, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना। enjoying the many festival they are part of one's life, हर फेस्टिवल को enjoy करना जो हर किसी की लाइफ का एक पार्ट है। Imagine giving all these up and choosing instead to be locked up alone in a room, not knowing when one would be released only because one campaign for the freedom of one's people। सोचो, इमेजिन करो कि सारी अपनी लग्जरी, सारी चीजें छोड़ के, है ना, कौन लॉकअप करना, लॉकअप पसंद करेगा। इन सारी चीजों को छोड़ के कौन लॉकअप में आना पसंद करेगा, वो भी अलोन इन ए रूम, एक रूम में अकेले। ये बिना जाने कि पता नहीं कब रिलीज होंगे, उनको नहीं पता था कि वो कब रिलीज होंगे। 28 years लग गए, उनको नहीं पता था कि उनको कब छुटकारा मिलेगा इस अकेले रूम से, इस जेल से। लेकिन ये क्यों किया उन्होंने, ये कैंपेन था फ्रीडम का, इंडिविजुअल्स का, पीपल्स का। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड ए वेरी हाई पर्सनल प्राइस। इस फ्रीडम के लिए मंडेला को अगर हम बोले तो उसने बहुत हाई पर्सनल प्राइस पे की थी। अपना पूरा जीवन निकाल दिया था। जहाँ पे लोग मजे करते हैं, जहाँ पे इंजॉय करते हैं, वो लाइफ में वो वापस आ जाता क्या उनके, नहीं आया था, वो टाइम नहीं आया था। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो पे किया वो बहुत हाई पर्सनल प्राइस था। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन, फर्स्ट आइडियल अपन ने पढ़ लिया, सेकेंड आइडियल कौन थे वो अपन देखते हैं। नाउ टेक अनदर केस, दूसरा केस लेते हैं। गांधी जी's थॉट ऑन नॉन वायलेंस हैव बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑंग सान सू की एज शी रिमेन अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार। ये गांधी जी के थॉट से जो ये थी ऑंग सान सू की, ये बहुत इंस्पायर्ड थी, है ना। और ये कहाँ पे अरेस्टेड थी, म्यांमार में। ये म्यांमार में अरेस्टेड थी। सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से दूर। अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ कैंसर, मतलब जब इनके हस्बैंड को कैंसर था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो भी उनको देखने नहीं जा पाई थी। ये वहीं थी म्यांमार में, नहीं जा पाई थी। Because she feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return। उनको ये अच्छे से पता था कि ये डर उनको था, और ये मतलब सच भी था कि अगर वो म्यांमार छोड़ती हैं और इंग्लैंड में विजिट करती हैं, अपने हस्बैंड को देखने जाती हैं, तो वो वापस लौट के नहीं आने देंगे, वो वापस लौट के नहीं आ पाएंगी। ऑंग सैन सू की saw her freedom as connected to the freedom of her people।
जो ऑंग सैन सूकी जो थी, उन्होंने अपनी फ्रीडम को लोगों से कनेक्ट करके देखा, अपने लिए थोड़ी ना कर रही थी, लोगों से कनेक्ट करके देखा, लोगों के लिए सोचा। हर बुक ऑफ एसेज बियर्स द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फियर। उनकी जो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था फ्रीडम फ्रॉम फियर। शी सेज, इसमें उन्होंने कहा कि फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो फ्रीडम होनी चाहिए ना, वही फ्रीडम है फ्रॉम फियर, एंड अनलेस यू कैन लिव फ्रॉम फियर यू कांट लिव ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। जब तक आप डर में रहोगे, जब तक आप किसी के उसके डर में रहोगे, अंडर कंट्रोल रहोगे, तब तक आप जो ह्यूमन लाइफ, अपनी ह्यूमन लाइफ है, वो डिग्निफाइडली नहीं कर पाओगे, अच्छे से जीवन नहीं जी पाओगे, हमेशा एक डर जैसी स्थिति में रहोगे, हमेशा एक डर बना रहेगा कि आप किसी के अंडर कंट्रोल हो। तो वो ऐसी स्थिति में वो उन्होंने ये सब स्टेप लिया, अपने बच्चों से दूर रही, अपने हस्बैंड को देखने नहीं जा सकी, किसके लिए? अपने लिए नहीं थी, सब और जी जो म्यांमार में जो लोग थे उनकी फ्रीडम के लिए, है ना। वो ये कहती थी कि डर के जियो तो क्या फ्रीडम, अगर डर से फ्रीडम मिले तो क्या मिले, नहीं। These are deep thoughts that lead us to pause and consider their implications. ये deep thoughts हैं, ये pauses हैं, ये implication जो भी implement हुआ, हाँ, that leads to us to pause, ये हमें कहीं ना कहीं रोक देते हैं और ये कंसीडर करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये जो implications थी क्या वो सही थी या नहीं थी. We must not, her words suggest, be afraid of the opinion of other or the attitude of authority or the reactions of the member of our community to the things we want to do, of the ridicule of our peers or the speaking a mind. ठीक है, ये देखिए बहुत ध्यान से पढ़ेगा, ये जो deep thought, ये तो पढ़ाइए. We must not, her words suggest, हमें उसके वर्ड ये सजेस्ट नहीं कर सकते करते कि बी एफ्रेड ऑफ द ओपिनियन ऑफ, दूसरे की ओपिनियन से डरो, दूसरे की ओपिनियन से डरो, और ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी के एटीट्यूड से डरो, या मैम हमारी कम्युनिटी के मेंबर के रिएक्शन से डरो, टू द थिंग वी वांट टू डू, जो भी चीज भी हम करने जा रहे हैं वो करो, टू द रिडिक्यूल ऑफ आवर पीयर्स, हो चाहे हमारे फ्रेंड्स, रिडिक्यूल मतलब हंसी मजाक उड़ाए, रिडिक्यूल करना मतलब पीयर्स मतलब होता है फ्रेंड्स, मजाक उड़ाए, लेकिन हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कुछ भी कहें कुछ भी बकें पर फ्रीडम फ्रीडम है. Yet we find that we often exhibit such fear. कई बार हम देखते हैं कि ये जो ऐसा फियर है हम often exhibit हो जाता है, रिवील हो जाता है, शो हो जाता है. For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life, सच में जो dignified human life lead की थी वो इन्होंने ही की थी. इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि फियर पे ओवरकम करना, डर के आगे जीत है. कुल मिला के इसका ये कि डर के आगे जीत है. डर को ओवरकम करके स्ट्रगल करना, फाइट करना, अपने लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने पीयर्स के लिए लड़ना. From these two books of Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, we can see the power of the ideal of freedom, an ideal that was at the center of our national struggle and the struggle of the peoples of Asia and Africa against British, French, Portuguese colonialism. इन टेक्स्ट बुक से जो नेल्सन मंडेला की, ऑंग सान सू की है, हम देख सकते हैं कि जो पावर ऑफ द आइडियल फ्रीडम का जो पावर था, या ऐसा आइडियल था जो हमारे नेशनल स्ट्रगल में काम आया, उनसे इंस्पायर्ड होके एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश के अगेंस्ट लोगों ने नेशनल मूवमेंट कर दिया था, और फ्रेंच ने भी काफ़ी डोमिनेट कर रखा था, पुर्तगालीज ने भी कर रखा था, और कॉलोनियलिज्म जहाँ पे कॉलोनी एस्टेब्लिश की हुई थी, तो इनसे इंस्पायर्ड लोग हुए. नेक्स्ट जो अब टॉपिक आएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज फ्रीडम. ये मेरे ख्याल से टाइम हो चुका, ये अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. व्हाट इज फ्रीडम इन रियलिटी. ओके ओके, मैम, बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू बेटा. थैंक यू मैम. थैंक यू. टेक केयर.